जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनंदन है। तो फटाफट एक बार आप सभी आ जाइए और स्टार्ट करते हैं एक शानदार सी जबरदस्त सी फिजिक्स की क्लास को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम ग्रेविटेशन, जैसे आपको मैंने वादा किया था कि ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल हाँ, आज मैं जो है ग्रेविटेशन के साथ आपके समक्ष आ चुका हूं। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग शेयर कर दें सेशन को, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन को। आज मैं बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो, हमेशा मैं न्यूमेरिकल कराता हूं, ये आप भी जानते हो कि लेवल के साथ कभी भी समझौता नहीं होती है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा अलग किया है। अलग क्या किया है? आज मैं बेसिक पूरा कराऊंगा, कल फिर मैं न्यूमेरिकल पूरा कराऊंगा। बच्चों को ये बड़ा ज्यादा रहता है कि सर आप जो है न्यूमेरिकल ज्यादा करा दे रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम करा रहे हो। तो भाई पूरा बैलेंस है ना, हम एक सेशन को ही डेडिकेट कर दे रहे हैं पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए। उसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल के रट लगाते हैं उनकी शांति मिल जाएगी। कल से फिर क्या करेंगे? कल से अपन भाई साहब न्यूमेरिकल पे ही आएंगे। हम लोग को चैन कब मिलती है? जब एकदम तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल जब कर लेते हैं ना, तो आनंद आ जाता है ना। क्योंकि पेपर में वही आएगा, पेपर जो आएगा वही हम करा रहे हैं, है ना। पेपर में वही आ रहा है, न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहा है तो न्यूमेरिकल हम ज्यादा कर रहे हैं, है ना। तो जिस प्रकार से पेपर चल रहा है उस प्रकार से जो है हमें चलना पड़ेगा। इसमें किसी शक की बात नहीं है, इसमें किसी प्रकार की दुविधा की बात जो है नहीं होनी चाहिए। तो आइए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके यहां पर देख रहे होगे, भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है कौन सा? यानी केपलर सेकंड लॉ किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है? केपलर सेकंड लॉ किसके कंजर्वेशन पर बेस्ड है, यह आपको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। केपलर सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है? केपलर सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। केपलर सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा भाई? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। याद रखिए केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है। केपलर सेकंड लॉ सिंपल अगर बात करें तो अगर मान लो ये आपका, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मान लो ये आपका सूर्य यहां पर है, ठीक है, तो कोई ग्रह मान लो एक महीने में यहां से घूम के यहां तक आता है, यानी इसको मिलाने वाली रेखा जो है वो यहां से यहां तक मिलाएगी, ठीक है। यानी यहां से अगर मैं बात करूं तो ये एरिया है मान लो A1, और एक ठीक ये एक महीने में यहां से यहां तक गई है 1 मंथ में। मैं मान लेता हूं फिर एक महीने में ये यहां से यहां तक रोटेट हो रही है। कहां? यहां से यहां। कितने देर में? एक महीने में ही। तो ये इस समय जो है इसको मिलाने वाली, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली जो रेखा है वो यहां से यहां आ गई, यानी इतना एरिया इसने स्वीप किया। इसको मान लेते हैं A2। तो यहां से कहता है केपलर सेकंड लॉ की जो A1 है ना, वो बराबर होगा किसके? A2 के। इट्स मींस इसकी जो एरियल वेलोसिटी है, इसकी जो एरियल वेलोसिटी है ना, एरियल वेलोसिटी है, याद रखिएगा एरियल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यानी क्षेत्रीय चाल। क्षेत्रीय चाल क्या होता है? क्षेत्रीय चाल मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा वो आपकी जो है नियत होती है, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं है। और ये क्षेत्रीय चाल नियत है तो ये किस पर बेस्ड होती है? तो ये जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ है, ये किस पर बेस्ड है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किस पर? एंगुलर मोमेंटम पर, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसे? कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, याद रखिएगा। कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो जिन बच्चों का आंसर यहां पर डी आ रहा है, जिन बच्चों का आंसर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर जो है आधारित है, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं है, इसमें किसी प्रकार का दुविधा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने,
चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखो क्या कह रहा है, केपलर द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को रेखा समान है, सेम वही बोल रहा है कि परिणाम निम्न के संरक्षण के कारण होता है। फिर वही लॉ, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, बस। सर्वार्थिक गुरुत्वीय नियतांक मान किस पर निर्भर करता है? यानी आपको कह रहा है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ये कांस्टेंट है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये किस पर डिपेंड करता है ये आपको बताना है, बताइएगा। ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ टू बॉडीज, ऑन द टोटल एनर्जी ऑफ द पोजीशन ऑफ इन द टू बॉडीज, या ऑन द एक्सेलरेशन एक्सर्टेड टू द टू बॉडीज, ये किस पर डिपेंड करता है बताइएगा, किस पर डिपेंड करता है, किसके बारे में बात कर रहा है? ये गुरुत्वीय त्वरण के बारे में नहीं कह रहा है, कैपिटल जी, इसके बारे में, ये इनमें से किस पर डिपेंड करता है, इनमें से किस पर डिपेंड करता है बताइएगा, इनमें से किस पर निर्भर करता है? बहुत अच्छी बात है, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। यहां से देखोगे अगर, बहुत ही सिंपल सी बात है यार, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या जी जो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका नाम ही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका नाम ही है, ठीक है। सर्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियत, सर्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये इसका नाम ही है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर याद रखिएगा, ये यहां पर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इनमें से किसी पर नहीं। हाँ, अगर बात करोगे तो यहां पर यूनिट देता सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, तो हाँ यूनिट चेंज करोगे तो इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, वो अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान मैक्सिमम कहां होगा, महत्तम कहां होगा? महत्तम मतलब अधिकतम, गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान कहां होता है ना? यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द अर्थ इज, कहां पर होगा? एट पोल, एट इक्वेटर, एट पोल, एट द सेंटर, या नोवेयर, कहीं नहीं। इनमें से किस पर आपका जो है, क्या आंसर जो है आपके आ रहा है, बता रही फटाफट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहां से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब आपको पता है कि अर्थ का शेप कैसा होता है, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, अगर मैं बात करूं पृथ्वी की आकृति कैसी होती है, आकृति कैसी होती है भाई? आकृति की बात करोगे तो ये कैसा होता है? जियोइड, जियोइड, याद रखिएगा, ठीक है, कैसा होता है? जियोइड, जियोइड होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, जियोइड, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होता है? संतरे की तरह, संतरे की तरह मतलब ऐसा कुछ, मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही चपटा कर दिया, लेकिन समझो ऐसा ही होता है, यानी इधर की तरफ फैली होती है और इधर चपटी होती है। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कारण बता दे। अच्छा, इसमें से कोई ऐसा भी बच्चा है क्या कि उसको 50 मिनट के अंदर हमें 200 क्वेश्चन करना है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है कि एक क्वेश्चन में सर हमें 50 कॉन्सेप्ट सीखने हैं? आप लोग किस प्रकार के हो? कमेंट करके बताओ तुरंत कि आप लोग को एक क्वेश्चन में 50 कॉन्सेप्ट सीख लेने हैं या 50 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, किस पर? मेरे अनुसार एक अच्छा स्टूडेंट का यही पहचान है कि वो लिमिटेड टाइम में कितना कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं।
जो नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिस्कस नहीं हो सकता। अब यहीं से अगर देखोगे, मैं शेप का एक क्वेश्चन डाल सकता था कि पृथ्वी की गुरुत्व के त्वरण महत्तम होता है, कहां होता है, पोल पे होता है, कहां होता है, पोल पे होता है, करके आगे बढ़ गया। फिर नेक्स्ट आ गया शेप ऑफ अर्थ, क्या होता है, जियोइड होता है, जियोइड होता है, जियोइड होता है, फिर आगे बढ़ गया। रेडियस कहां अधिक होता है, इक्वेटर पे होता है कि पोल पे होता है, फिर वो बता दिया। फिर मैं बोलूंगा कि जी मैक्सिमम जो है सॉरी जी से यहां जा रहे हैं तो क्या होगा, मतलब इसी में अगर मैं 50 क्वेश्चन बना सकता हूं अगर आप देखोगे तो। लेकिन अगर इसमें आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहो तो एक क्वेश्चन से ही आप कई कॉन्सेप्ट सीख सकते हो और आप आगे जो है कभी गलती नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चन में। तो अगर ये तो कुछ ज्यादा ही चपटा बना दिया हूं, लेकिन चपटा होता है, याद रखना। तो पोल की ये क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं, भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखी क्षेत्र भी है ना। और ये क्या है, पोल। तो इक्वेटर की तरफ जो रेडियस होता है वो होता है आर ई, और पोल की तरफ जो रेडियस इसको मैं मान लेता हूं आरपी, ठीक है। पोल की तरफ आरपी और इधर जो इक्वेटर की तरफ रेडियस आर ई। अब आर ई क्या होता है, ज्यादा, किससे, आरपी से। क्यों, क्योंकि इधर फैल गया है अर्थ। अर्थ जो है जियोइड शेप का इसलिए होता है कि उसके रोटेशनल इफेक्ट के कारण वो जो है बाहर की तरफ इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। कैसा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, अपकेंद्री बल। यहां पर बाहर की तरफ कौन सा बल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखोगे यानी अपकेंद्री बल अगर देखेंगे तो अपकेंद्रित बल जो है ये इसे बाहर की तरफ क्या कर रहा है, फैला रहा है, बल्गी बल्गी बना रहा है, फैला रहा है ना। तो यहां पर अगर बात करोगे तो ये फैल जाता है इधर, तो इधर रेडियस ज्यादा हो जाता है। और आपको पता है कि जी जो है जी बराबर क्या होता है, जी बराबर जो है ये होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, रेडियस के साथ इनवर्सली रिलेशन है यार, इनवर्सली रिलेशन है। तो रेडियस के साथ इनवर्सली रिलेशन, तो हमें पता है रेडियस इक्वेटर की तरफ ज्यादा है तो जी इक्वेटर की तरफ कम हो जाएगा, किससे, पोल की तरफ से। क्यों, क्योंकि इधर जो है रेडियस कम है। लो तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो पोल पे ज्यादा होगा। क्यों होगा, आपने देख लिया, पूरा बता दिया मैंने आपको, क्लियर है। तो यहां पर आपका ए आंसर जो है, सॉरी बी आंसर जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। और काफी बच्चों का ये आंसर आया था और आपको ये सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने इसमें आपको बता दिए हैं, ठीक है भैया। कितना अधिक होता है, लगभग 21 किलोमीटर जो है इक्वेटर की तरफ अधिक होती है। 21 किलोमीटर रेडियस जो है, याद रखिएगा, 21 किलोमीटर रेडियस जो है अधिक होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व किस पर निर्भर करता है, बताइएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी का औसत घनत्व किस पर निर्भर करता है। बहुत सही, बहुत अच्छे। अरे यार इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। अभी एक रिलेशन तुमने देखा है ना, अभी तो देखा है जी का फॉर्मूला। अब कहोगे सर डेंसिटी ये कहाँ से, अरे भाई देख ले यार, जी इजकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये तो जानते हो ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। जब मैं छोटा बच्चा था, है ना, बड़ी शरारत करता था, छोटी क्या ऐसा कुछ था ना। चलो अब मैं बड़ा हो गया, अब भी शरारत करता हूं, है ना। चलो तो यहां पर अगर मैं बात करोगे डेंसिटी क्या होती है, घनत्व तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मास निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अर्थ क्या है, एक तरह से स्फीयर की तरह है, तो यहां पर वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब और ये हो जाएगा रो। बस मास के जगह पे ये वाला रख दो, मास की जगह पे ये वाला रख दो, तो ये हो जाएगा जी और मास क्या है, मास जो है 4/3
पाई आर क्यूब रो, और नीचे आर स्क्वायर है, नीचे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से ये एक आर केवल ऊपर बचा है। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 4/3 को बाहर ले लो, न्यूमेरिकल को बाहर। इसके बाद क्या बचा, पाई आर रो और कैपिटल जी, ये स्मॉल जी का डेंसिटी वाला फॉर्मूला है। अब निकालो भैया जी के साथ कैसा रिलेशन है पृथ्वी का औसत घनत्व का, तो रो जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो के, रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी के, यानी हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, जी के अनुक्रमानुपाती हैं। सी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, देखिएगा सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चले आ जाइए। एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, पृथ्वी पिंड की निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बताइएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। जल्दी से इसका आंसर दो फटाफट। सभी लोग उत्तर दें शीघ्र अति शीघ्र अवस्था में। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर बात करेंगे बाह्य अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रवेश करता है तो यहां पर क्या होगी, यहां पर क्या होगा बोलिए। आर कम, बोलिए। तो क्या हो जाएगा यहां पर आंसर, तो याद रखिएगा यहां पर सिंपल है कि अगर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां पर पोटेंशियल जो है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। याद रखिएगा क्या करेगी, डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इनमें से क्या होगा बताइएगा। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है किस प्रक्रिया के तहत। अब इसमें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, केपलर बाबा को याद कर लेना। किसको याद करना है, केपलर बाबा को। केपलर बाबा को याद करिएगा। केपलर बाबा को याद कर लेना। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। केपलर बाबा को तैयार करना है। केपलर बाबा को मैंने बोला था, तो याद रखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। तो ये कोणीय संवेग जो है इसमें संरक्षित रहेगा। इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो परस्पर 10 सेंटीमीटर दूर है गुरुत्वाकर्षण तथा वैद्युत बल लगता है, Fg/Fe निकालना है। तो याद रखना हमेशा ये दोनों में 10⁻⁻43 का रिलेशन होता है, बस इतना दिमाग में रखना है।
ठीक है, सॉल्व करना है तो कर भी सकते हो। एफ जी की वैल्यू रख दो जी एम अपन आर स्क्वायर, और एफ ई की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, दोनों को रख के सॉल्व करोगे आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली वैल्यू ही आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, एक गोलीय कोष के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? किसी भी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बताइएगा। ठीक है, किसी भी क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता की बात कर रहा है। वेरी गुड, यहां पर याद रखिएगा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो यहां पर गोलीय कोष के भीतर अगर जाओगे तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य हो जाएगी, यानी नील, यानी 0। तो यहां पर जिन बच्चों का आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यहां से कह रहा है यदि द्रव्यमान m² तथा त्रिज्या r हो तो g और कैपिटल G में रिलेशन क्या है? g और कैपिटल G में रिलेशन क्या है? अच्छा, ये जी एम ही है, ये द्रव्यमान अगर एम ही हो और रेडियस आर हो तो यहां से आपको बताना है कि जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या है। अच्छा, जी और स्मॉल जी और तथा कैपिटल जी का अनुपात, स्मॉल जी अपन कैपिटल जी ही बताना है। अब इसमें क्या ही नेकी और पूछ पूछ वाला क्वेश्चन है। यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर मैं बात करें, ठीक है, यहां से अगर हम बात करें तो यहां से अगर देखोगे तो स्मॉल जी अपन कैपिटल जी का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर देखोगे तो G इजकल टू क्या होता है? G इजकल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, और यहां से अगर इस G को इधर भेज दो तो ये G अपॉन में G हो जाएगा, ये हो जाएगा M अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, एम ही लिया है तो एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर कर लो, एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर लो। ठीक है भैया, बी आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी के तल से किसी पिंड का पलायन वेग निर्भर करता है। पृथ्वी की तल से पलायन वेग किस पर निर्भर करता है बताइएगा? ओनली ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ओनली ऑन जी, केवल जी पर, ओनली ऑन जी, केवल जी पर, या जी और पृथ्वी की त्रिज्या पर, जी और पृथ्वी की त्रिज्या पर, या केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर। सुनो, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लो। पलायन वेग होता क्या है? पलायन वेग उस वेग को कहते हैं कि अगर हम किसी पिंड को पलायन वेग से क्या कर दें, प्रक्षेप थ्रो कर दें, ठीक है, तो वो जो है पृथ्वी के, मतलब जिस ग्रह से फेंक रहे हो उस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। पृथ्वी के लिए स्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो होती है, याद रखना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं अगर मैं बात करूं मून के लिए, ये तो अर्थ के लिए हो गया, अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा के लिए इसकी वैल्यू होती है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm अपॉन में r, या फिर √2gr। ये दो फॉर्मूले होते हैं, याद रखना। अब केवल मास कह रहा है तो भी गलत है, मास के अलावा इसके रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, इन सब पे भी डिपेंड करेगा। केवल कह रहा है इसलिए गलत हुआ। ये जी और पृथ्वी की त्रिज्या, हाँ, ये जी और पृथ्वी की त्रिज्या, ये कह रहा है इस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, जी और पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की वर्तमान दूरी को आधी हो जाए और उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण गुणक किस प्रकार से बढ़ेगा? दूरी वर्तमान के आधी हो जाए, दूरी वर्तमान के आधा हो रहा है, दूरी जो है वो रिड्यूस होके आधी हो जा रही है, दूरी जो है कम हो रही है, इसमें बताइएगा तो क्या हो जाएगा? दूरी कम हो रही है,
दूरी कम हो रही है, दूरी कम हो रही है यार, तो दूरी कम हो रही है तो सिंपल सी बात है, दूरी के साथ अगर मैं जी का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकालूं तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, यानी दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूरी को क्या कर रहे हैं हम, आधी कर रहे हैं, तो इसको अगर आधा करोगे तो r/2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 में r², 1/r² किसके बराबर है, f के बराबर है, तो यहां पर ये किसके बराबर हो जाएगा, तो f डैश इक्वल टू 4f हो जाएगा, 4 गुना। नेक्स्ट, ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बताइए। तो अभी मैंने इसका कराया था एक इंटेंसिटी वाला, तो इसको आपको एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। चलिए, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होता है, एक समान रहता है, गुरुत्वीय विभव एक समान रहता है, इसीलिए ये जो है एक समान समरूप रहता है, ठीक है, तो इसीलिए जो है वहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसमें बताइएगा r तथा g पृथ्वी के हो तो पलायन वेग का फॉर्मूला, अच्छा पलायन वेग का सूत्र बताना है, पलायन वेग का सूत्र, पलायन वेग का सूत्र बताइए बस। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बताना है, स्केप वेलोसिटी का, आंसर दीजिएगा स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। यहां से अगर देखोगे तो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है, देखो c/√2gm/r, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का परिमाप लगभग होता है, ये बताइएगा। पलायन वेग का वैल्यू, स्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, स्केप वेलोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां पर कई लोग कंफ्यूज होंगे, कई लोग कंफ्यूज होंगे, कईयों के कंफ्यूजन आएंगे, बता दो क्या होगा भाई, कईयों के कंफ्यूजन आएंगे। यहां से अगर मैं देखूं तो याद रखिएगा कईयों के कंफ्यूजन आने भी लगे हैं। देखो आप सब खोज रहे होंगे कि यार इसमें जो है 11.2 किलोमीटर नहीं दिख रहा, तो इसीलिए मैं एक कन्वर्जन पढ़ाता हूं, जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाता हूं तो अपने स्टूडेंट को एक कन्वर्जन पढ़ाता हूं। 1 मील जो है ये किसके बराबर होती है, 1.4 किलोमीटर के। अगर मैं 7 में 1.4 गुणा करूंगा तो याद रखिएगा ये लगभग कितना आ जाएगा, 11.2 आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी 1.6 होता है, 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। तो यहां से अगर मैं 7 में 1.6 से करूंगा तो ये आ जाएगा 11.2, तो ये आपका जो है 7 मील पर सेकंड जो है, ये भी आपका सही आंसर है। क्लियर, चले। यदि पृथ्वी अपनी कक्षा पर पश्चिम से पूरब की बजाय पूरब से पश्चिम घूमना शुरू कर दे तो इसमें क्या अंतर होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। आज थोड़ी सी क्लास आपको मैं जल्दी आपको जो है वो कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन कल जो है हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो उसमें कुछ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन जो है होमवर्क दे रहा हूं, सभी लोग इसका आंसर जरूर देना, ठीक है, सभी लोग इसका आंसर जरूर देंगे। याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण सभी जानते हैं, आंसर जरूर देना। इसमें सर्वाधिक नियतांक जो है, सर्वाधिक नियतांक नहीं है, कौन नहीं है ये बताइएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन ये, इन सब के जो है आंसर आप सभी को देना है, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज ही आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर रिपब्लिक डे का ऑफर स्टार्ट हो चुका है। यानी इस गणतंत्र दिवस पर आप लोग को नाम मात्र शुल्क पे जो है बेहतर शानदार जो है शिक्षा दी जा रही है। डिफेंस के सभी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स जो हैं, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन सब पर 90% तक की जो है आपको डिस्काउंट मिल रही है, ठीक है। ये ऑफर कब से कब तक है, याद रखना 24 जनवरी से 27 जनवरी तक ये ऑफर रहने वाला है। कब से कब तक, 24 जनवरी से 27 जनवरी तक ये ऑफर रहने वाला है। और इसमें अगर बात करोगे तो बलिदान 2.0, जिसमें अभी मैं, ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अभी नया एकदम हाल ही में स्टार्ट किया हूं।
अभी मैकेनिक्स ही चल रहा है, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा चांस है। अगर जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करनी है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी कॉन्सेप्ट भी पढ़ाई जाए, उनको डीपीपी मिले, यानी हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करके दें कि उनको प्रैक्टिस किस क्वेश्चंस के करने हैं, वो ई बुक चाहते हैं, वीकली टेस्ट जितना पढ़ रहे हो उतने में ही 25 क्वेश्चन एयरफोर्स के लेवल का, सेम उतना ही टाइम 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन आपको करना रहता है, और एकदम बैठ के एकदम आपके जो है सीबीटी के माहौल पर, यानी सॉरी परीक्षा के माहौल पर जो है आप कर सकते हो। तो आपका टेस्ट वीकली होता है, वीकली टेस्ट होता है 24 घंटे के लिए, वो टेस्ट आपका खुला रहता है, आप 24 घंटे में कभी भी दे सकते हैं। और आपका बलिदान में मंडे को ये होता है, याद रखना मंडे को आपकी टेस्ट होती है, क्योंकि संडे को छुट्टी रहता है। संडे में आप पूरा वीक में जितना पढ़े हो तैयार करो और टेस्ट में बैठ जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम वीकली टेस्ट भी इसके अंदर ले रहे हैं, मतलब हर एक चीज जो है हम इसमें कर रहे हैं जिससे कि आपका रिजल्ट और बेहतरीन हो सके और शानदार हो सके। वो सब जो है बलिदान 2.0 में किया जा रहा है, ठीक है। भले वो एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो या XY ग्रुप है, इन सब में जो है मंडे को हर मंडे को जो है टेस्ट होता है, और रेगुलर क्लास बहुत शानदार तरीके से पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। तो ये बहुत इस अभी जो है याद रखना 27 के बाद ये ऑफर नहीं रहेगा पूरे फैब पूरे मार्च में। तो आपके पास एक अच्छा चांस है, अभी जुड़ के अपनी तैयारी को स्टार्ट भी कर दोगे, और क्लासेस भी सारी इसमें हाल ही में स्टार्ट हुई हैं, तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करोगे तो तिरंगा LFC लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो ऑफलाइन क्लास है वही ऐप पे चलती है, इसमें भी जो है आपको शानदार डिस्काउंट 27 तक मिलने वाला है। इसके अलावा नेवी के या कोस्ट गार्ड के सभी कोर्सेज पर जो है आपका शानदार यहाँ पर जो है आपको डिस्काउंट मिल रहा है, किस पे, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एनडीए की बात करूं तो एनडीए टारगेट जो 100 बैच है उस पर भी आपको ऑफर मिल रहा है। अभी तक कल तक ये जो है 6,000 में मिल रहे थे, अभी 2500 तक आपको मिल रहा है। इसके अलावा एक डिफेंस का महापैक है, महापैक में क्या कर रहे हैं हम जिसमें आपका एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये सारे बैचेज एक साथ हैं, याद रखिएगा सारे बैचेज एक साथ हैं, और ये आपको जो है बहुत ही शानदार तरीके से सभी कोर्सेज इसमें जो है आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस आपको इसमें कराया जा रहा है। तो ये आपको डिफेंस महापैक के अंदर मिलने वाला है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, सभी लोग जो है शानदार तरीके से तैयार हो जाइए, और इस बार सफलता अपने पास रखनी है मेहनत के बल पे, ठीक है। और बलिदान 2.0 आपका इंतजार कर रहा है। इसके अलावा रेगुलर क्लास सुबह 10 बजे फिजिक्स की होती है, सभी लोग सुबह 10 बजे जुड़ के अपनी तैयारी को शानदार करें। न्यूमेरिकल कल अच्छे लेकर आऊंगा, तैयार रहना कल सुबह 10 बजे। आज के इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।